गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू पेन इंस्टीट्यूट। आज हम केमिस्ट्री का 12th बोर्ड का गुजरात का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी का पेपर अच्छा रहा होगा। ठीक है, तो अच्छी बात है कि आज हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, माई सेल्फ मुरली मनोज सोलंकी और मैं पेन इंस्टीट्यूट के अंदर केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो हमने बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। ठीक है, अच्छे से उनको पढ़ाया है। अब देखते हैं उनका क्या रिजल्ट देता है। ऐसे तो पता लगा है कि वो उन्होंने बहुत ही अच्छा पेपर दिया है, पर अगर हम डिस्कस करते हैं वैसे पेपर मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा टफ है। बहुत इजी पेपर है। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा लगते हैं, पर बाकी पूरा पेपर एक ऑलमोस्ट इजी है। ठीक है, 1 घंटे का पेपर भी नहीं है ये फर्स्ट पार्ट जो है अपना। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो क्या पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो बेट, यहाँ पे लिखा है NaCl इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होता है कि जब हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो NaCl का क्या होता है, NaCl का क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। अब हमें पता है जो अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव आयन कहा जाता है, पॉजिटिव आयन जाता है कैथोड पे, और क्लोरीन कहा जाता है एनोड पे। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड इसका क्या होता है, रिडक्शन। बट तुम्हें पता है कि इसने बोला है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो इसका मतलब यहाँ पानी के अंदर H+ और OH- भी क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ पर ये भी क्या करेगा, ये जाएगा कैथोड पे और ये जाएगा एनोड पे। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि डिपेंड करता है किसकी SRP वैल्यू अच्छी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिडक्शन होना है, ठीक है, तो SRP वैल्यू किसकी ज़्यादा अच्छी है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर हम H+ की माने कि या Na+ की, तो यहाँ पर देखा गया है कि जो H+ है उसकी SRP वैल्यू क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, तो यहाँ से तो क्या होगा ना, ये क्या करेगा, ये मूव करेगा और ये क्या फॉर्म करेगा एनोड पे, H2 गैस फॉर्म करेगा। ठीक है, सॉरी कैथोड पे। और एनोड पे कौन जाएगा, Cl- और OH- पे जो SRP वैल्यू होती है या SOP वैल्यू होती है वो क्लोरीन की ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीडेशन ईजिली किसका होता है, क्लोरीन का होता है। मैंने बच्चों काफ़ी बार बताया है, इसकी ट्रिक भी है कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले कभी भी क्या नहीं होते, रिड्यूस नहीं होते। फर्स्ट और ग्रुप वाले जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट है वो कभी भी रिड्यूस नहीं होते कैथोड पे। ठीक है, ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से देखो Na क्या है ना, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, इसलिए ये इसका रिडक्शन नहीं होगा, ओनली किसका होगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या लिखा है। ऑप्शन में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ऑप्शन में अगर हम बात करें तो क्या लिखा है, पहला देखो, द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन द सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट। तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि Na और Cl की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, तो NaCl की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। पहला ऑप्शन ये बोलता है H2 गैस इवॉल्व एट द एनोड। तो बताओ H2 गैस एनोड पे मिल रही है, कैथोड पे मिल रही है। अब हमें H2 गैस कहाँ मिल रही है, कैथोड पे मिल रही है। तो पहला सेकंड भी ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत हो गया, द pH ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज। अच्छा, यहाँ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है कि Cl से तो Cl2 बन गया, H+ से H2 बन गया, सॉल्यूशन में क्या बचा, Na+ और OH-। अब OH- जहाँ होता है वहाँ पर क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, बेस करेक्टर बढ़ता है, मतलब इसकी pH क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो थर्ड आंसर अपना हो गया। और लास्ट ऑप्शन क्या दिया, O2 गैस इवॉल्व एट द कैथोड। O2 गैस इवॉल्व हो रही है कैथोड पे, तो कैथोड पे O2 होगा ही नहीं। हमेशा ऑक्सीडेशन से याद रखना, ऑक्सीजन हमेशा कहाँ इवॉल्व होती है, एनोड पे, अगर उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। पर यहाँ पर OH का कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, इसलिए वहाँ पर O2 गैस भी नहीं मिलेगी, ओनली Cl2 गैस हमें मिलेगी। तो ये समझ में आया पहला क्वेश्चन। इस तरह से हमने, है ना, बहुत ईजी पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड टू 45 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, फ्रॉम मोल्टन Al2O3। मोल्टन Al2O3 बोला है, तो बताओ अगर मैं Al2O3 की बात करूं, ठीक है, अगर मैं Al2O3 की बात करूं, अगर मैं Al2O3 की बात करूं, तो Al2O3 को जब हम आयोनाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, Al3+ और क्या मिलेगा, O2-। ओके,
अब हमें पता है भी, जैसा कि मैंने बोला कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एल्यूमिनियम का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो एल्यूमिनियम का रिडक्शन कैसे होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एल्यूमिनियम एज ए सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, 45 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन। तो कितनी, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए फेराडे के टर्म में। तो देखो बेटा, ये ईजी तरीका है कि अगर मैं 1 मोल लेता हूँ तो कितने फेराडे चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज फेराडे होता है, तो 3 फेराडे हो गए। तो 1 मोल के लिए 3 फेराडे अगर हमें चाहिए, तो हमें एल्यूमिनियम के कितने मोल्स दिए हुए हैं बताएगा कोई। तो 45 ग्राम दिया है, तो मोल्स निकाल लो एल्यूमिनियम के। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितना जाएगा बेटा, 45 डिवाइडेड बाय 27 एटॉमिक मास, 9 पंजे 45, 9 तिया 27। तो 5/3 क्या है, 5/3 कितने मोल्स हैं। तो 1 मोल्स के लिए 3 फेराडे चाहिए, तो 5/3 मोल्स के लिए कितने चाहिए बेटा, इंटू 3। तो 5 फेराडे इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फेराडे क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो वो कितना आएगा आंसर, अपना आंसर कितना आया, 5 फेराडे। ये आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने करवाया है क्लास में। ठीक है, तो देखिए आगे, इतना इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इन लेड स्टोरेज बैटरी इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड। इतनी बार बोला है कि जितने भी सेल रिएक्शंस है, जितने भी टाइप की सेल रिएक्शन है, या जितने भी टाइप के सेल्स है, सबकी रिएक्शंस, एनोड कैथोड की रिएक्शंस, कौन से की इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं। तो कितना इजी क्वेश्चन है, एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेड स्टोरेज बैटरी हम जानते हैं कि जो हमारी कार वगैरह में या ट्रैक्टर वगैरह में, गाड़ी वगैरह में जो यूज़ होती है, वो कैसे बैटरी होती है, लेड स्टोरेज बैटरी। और हमें पता ही है कि उसमें क्या होता है, अपना एसिड होता है, H2SO4 एसिड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो सिंपल सा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फिर से वही देखो, मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो इफ अ करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर फ्लो थ्रू अ मेटालिक वायर फॉर 3 आवर्स, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू द वायर। देखो इसने क्या पूछा है हमसे, करंट दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है इसने, करंट दिया है। करंट दिया है, कितना दिया है, 1.5। ठीक है, मेटालिक वायर ऑफ 3 आवर, टाइम कितना दिया हुआ है, 3 आवर। अब मैं इसको बोलूँ तो मैं एक तरह से ये भी नहीं कह सकता, ये तो फिजिक्स में भी आता है अपना, है ना, करंट और कितना चार्ज होगा, क्यों क्या आता है करंट, Q/T। तो चार्ज कितना आ जाएगा, Q/IT। सिंपल सा चार्ज निकाल लो एक इलेक्ट्रॉन पे। देखो तो चार्ज कैसे निकालेंगे अपन, कितना चार्ज है बेटा, तो 1.5 एम्पेयर इनटू, अब ये हावर में दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इस तरह से इसका क्या आ जाएगा आंसर, बनती है 45 4.5, ए पॉइंट से 0 कैंसल, 45 45 इंटू 6 इंटू 60 कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, 3 6 24 27 इंटू 60, 2 0 सस्ते 42 4, 6 दूनी 12 4 16। ये इतना तो क्या है, अपने कूलम में करंट आया। अब ये क्या है, कूलम है, अब ये चार्ज है। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है उसने, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द वायर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, हमेशा बोल सकते हैं टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो 16200 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो कितना हो जाएगा, देखो पॉइंट का ये 0 ऊपर चला गया, 16 ये कितना हो गया, ऊपर 19, 10⁻19 ऊपर चला गया, 1 2 3 4 4 0 ये ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 10⁻23। और 162 में अगर हम डिवाइड करें तो 1 टाइम्स 0 0, और कितना आ जाएगा 1। तो ये क्या आंसर आ जाएगा अपना, 1.01 10⁻23। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन अपना है। कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें तो पूरा भी नहीं पूछा उसने फेराडेज लॉ का, ओनली तुमसे क्या पूछा है, चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। बेसिक मोल कंसेप्ट में हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आ रहा होगा मज़ा, है ना, कितना अच्छे से, है ना, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है फास्ट, तुम चाहो तो विदाउट कैलकुलेटर भी हम यूज़ कर सकते हैं, है ना, पर कोई ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करें तो ये जो रिएक्शन है H2O2 का डिकम्पोजिशन इन एल्कलाइन मीडियम में विद H2I2 I2 के साथ,
तो ये 2 स्टेप में होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, 2 स्टेप में होता है एल्कलाइन मीडियम में। क्या फॉर्म करेगा, H2O प्लस IO माइनस। फिर फर्दर H2O2 के साथ क्या होगा, IO माइनस रिएक्शन करेगा और H2O प्लस I माइनस प्लस क्या बनाएगा, O2 फॉर्म करेगा। तो ये रिएक्शन कैसी होती है बेटा, आइडिया है ना, ये होती है स्लो और ये होती है फास्ट। तो जो अपनी रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, वो किस पे डिपेंड करती है, अपनी H2O2 है ना, स्लोएस्ट स्टेप पे, डिटरमाइन स्टेप जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से अगर मैं रेट लिखूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, रेट जो होगा वो हो जाएगा के कंसनट्रेशन ऑफ H2O2 और I माइनस, ठीक है। रेट लो यही बोलता है कि जो रेट होती है वो इन्हीं से ना रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ से अपना पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट इजी था। पहले 2-4 क्वेश्चन तो एकदम थ्योरेटिकल है, बहुत इजी से कंसेप्ट पे बेस्ड है। ये देखो एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन पूछ लिया गया है ना। हमें पता है कि ये जो रेट होती है किसी भी है ना, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट होती है वो 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक फैक्टर, और जेड क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कितने पार्टिकल से जो इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे, ठीक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या बताता है, इफेक्टिव कोलिजन को बताता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को बताता है, और EART ये वो एनर्जी को बताता है जिसकी जिन मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है। तो यहाँ से सिंपली है ना, एज इट इज़ दिया हुआ है, ऐसा कुछ है ना इसमें, ना डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी जेड है ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और इसको बोलते हैं हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसका आंसर इजी था। चलो आगे बढ़ते हुए, ठीक है, मज़ा आ रहा होगा है ना, इजी पेपर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन कौन सा है देखो। तो अगर हम बात करें विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन चेंज वेल यूजिंग द कैटलिस्ट, वही बात फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि एक ही चीज़ है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, हमने ग्राफ पढ़ा था कोलिजन थ्योरी में। कैसे ग्राफ होता है कि अगर ये ग्राफ है ऐसा, रिएक्टेंट वर्सेस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे बोल रहा है विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन इज चेंज्ड विद यूजिंग कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, जो रिएक्शन है उसके रेट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। और उसका कारण क्या है, कोलिजन थ्योरी ने बताया साफ साफ कि ये क्या करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है जितनी रिक्वायर्ड है मोलिक्यूल्स को, उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ओनली एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, डेल्टा एच को कोई चेंज नहीं करता, डेल्टा एच अभी भी उतना ही रहेगा। तो ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें अपन इजी देख सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। ओनली एक्टिवेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है, ना तो एनर्जी गिब्स एनर्जी को इफेक्ट करता है, ना एंथैल्पी को इफेक्ट करता है, ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, वो कैटलिस्ट पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ द रेट कांस्टेंट इज। देखो जब भी रेट कांस्टेंट दिया जाए और ऑर्डर पूछा जाए है ना, तो बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला है, या अपन बेसिक्स ही बात करेंगे, तो हम क्या देखते हैं कि सबसे अच्छा है कि अगर हमें ऑर्डर देखना है, जब हमें रेट कांस्टेंट दिया हो, हमें ऑर्डर देखना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी यूनिट देखते हैं, ठीक है। तो तुम देख पा रहे होंगे इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट देख पा रहे होंगे क्या दिया हुआ है, 2.3 लीटर पर मोल पर एस की पावर -1 है ना। तो सिंपल सा रेट कांस्टेंट की अगर हमें यूनिट देखें तो उससे हम पता कर सकते हैं कि किस ऑर्डर का रिएक्शन हुआ ये। तो हमने क्या बताया था, मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है अपना डायरेक्ट, कि मोल पर लीटर, ठीक है, की पावर 1 - n पर सेकेंड, ठीक है। ये रेट कांस्टेंट की यूनिट का फॉर्मूला होता है, समझ रहे हो क्या, ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट की यूनिट का फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ, L² मोल पर -2 S - 1,
तो देखो क्या आ सकता है, देखो इसको अगर हम कंपेयर करें, देखो ये मोल पर लीटर है और ये लीटर पर मोल एल स्क्वायर पर मोल स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो कैसा हो जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं एल पर मोल की पावर n-1 की पावर चेंज हो जाएगी, माइनस हमने कॉमन ले लिया, और इधर मोल पर 1 की पावर इधर 2 हो जाएगी, ठीक है। 2 कॉमन बाहर निकाल लिया, एस से तो एस कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि n-1 की वैल्यू किसके बराबर है, n-1 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 2 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, n बराबर 3। तो सिंपल सी बात है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। और ऐसे भी हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो बताया मैंने, देखो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो ऐसा ही ऐसे ही पता लग रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर की अपनी जो रेट होती है उसकी यूनिट क्या होती है, जीरो ऑर्डर की मोल पर लीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑर्डर की क्या थी पर सेकेंड, और थर्ड फर्स्ट ऑर्डर की और सेकेंड ऑर्डर की क्या है अपनी एल मोल इनवर्स पर सेकेंड। तो ये तीनों में से तो कोई है नहीं है, ठीक है। तो 0 1 2 तो है ही नहीं, तो लास्ट ऑप्शन बचता है कि 3 ऑर्डर। तो ये रिएक्शन की रेट जो है वो कौन सी है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन से। नेक्स्ट अपन बात करें, आ रहा है समझ में, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, है ना। थोड़ी प्रैक्टिस हमने थोड़ी प्रैक्टिस से ही इजीली हो जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। मेरे को नहीं लगता तुम्हें कोई दिक्कत आई होगी इतनी ज़्यादा। ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो डी एंड ब्लॉक का मेटल है ना, डी एंड ब्लॉक मेटल का क्या क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कोइनेज मेटल कितनी बार बताया है, ट्रिक क्या ट्रिक है अपनी, कोइनेज मेटल कौन से होते हैं, क्यू आगे आओ, कॉपर सिल्वर और गोल्ड, ये कैसे मेटल्स होते हैं बेटा, कोइनेज मेटल। कोइनेज मेटल क्यों बोलते हैं, क्या होते हैं कोइनेज मेटल, जो एंशिएंट टाइम पे जिनके कॉइन बनाए जाते थे, स्टार्टिंग पहले गोल्ड फिर सिल्वर, है ना। राजा महाराजाओं की बात करते थे, पहले गोल्ड की है ना कॉइन चलते थे, फिर सिल्वर का टाइम आया, फिर कॉपर का आया, और आजकल तो है ना सिंपली स्टील यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तो अब ये कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं, तो देखो ये जो है ये लास्ट सेकंड, मतलब अगर हम बात करें तो कॉपर जिंक, जिंक कौन सा ग्रुप है, जिंक के बाद आता है 13 ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट का। तो इसके पहले कौन सा होगा, ये 12, और ये कौन सा है 11 है, इजी। तो 11 ग्रुप एलिमेंट से, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, है ना। ऐसे तो डीएनए ब्लॉक में हम पढ़ते हैं कॉपर, है ना, एजी और ये तीनों ही कोइनेज मेटल कहलाते हैं, ठीक है। तो इजी ये कौन सा जाएगा, 17 एलिमेंट 17 ग्रुप का होगा नहीं, 17 ग्रुप होगा नहीं। 13 में मोस्टली क्या होता है, एक दो बोरोन और एल्यूमिनियम होते हैं, वो होते नहीं कोइनेज, उनका कभी कोइन बनाते नहीं है। फॉस्फोरस 15 ग्रुप कौन सा होता है, 15 ग्रुप अपना होता है ये वाला, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ठीक है। ये अपने ट्रिक है। तो ये इसमें तो कोई मेटल है ना, ये लास्ट वाले मेटल से इनके हमने कभी कोइनर सुने नहीं है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अगर हम आगे बढ़े, है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे, चलो आगे बात करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी डी ब्लॉक से है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर लेंथेनॉइड एलिमेंट, इजी है ना, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं। हाँ, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन रखते हैं, +3 ना, +2 में होते हैं कुछ एलिमेंट, +4 में भी होते हैं, +5 में तो होते ही नहीं है, ठीक है, होते हैं एक आध एलिमेंट। पर जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है लेंथेनॉइड की, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इस तरह से, तो क्या होती है +3 होती है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें, विच एटॉमिक नंबर कंटेनिंग एलिमेंट पोजेज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट इन इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो ये इतनी बार है ना, इतनी बार करवाया है इतना क्वेश्चंस, और जितने भी अपने प्री बोर्ड लिया है कहीं ना कहीं ये जेई नीट और सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, है ना। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ना कि ये हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। तो एकदम बेसिक से याद होना चाहिए, बिना बिल्कुल है ना रटवा होना चाहिए कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को। पहले तो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे बेटा, 24 25 26 27, तो ये कैसा हो जाएगा, ये क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट, ठीक है। अब देखो ये कन्फिग्रेशन बात करें, कन्फिग्रेशन आयरन क्रोमियम से करते हैं, एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन होता है 3d5 4s1, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा होता है बेटा 3d5 4s2, फिर आयरन का कौन सा होता है 3d6 4s2, इसका कौन सा होगा 3d7 4s2। अब उसने पूछा है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोला है उसने, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेंगे
अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो बताओ ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके कितनी किस में आ जाएगा 3D। 2 इलेक्ट्रॉन पहले एस से जाते हैं, फिर कहाँ से जाएंगे इससे, तो 3D6, फिर इसमें कितना जाएंगे 3D4, 3 इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, फिर इसमें कितना बचेगा 1 यहाँ से 2 यहाँ से 3D3, और इसमें कितना बचेगा 3D5। देख पा रहे हो किसमें सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो 5 में पाँचों के पाँचों डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं बेटा 5 डिब्बे होते हैं ऐसा। तो 1 2 3 4 5 पेयरिंग हम करते नहीं है, ठीक है पहले, है ना, फिर अब पेयरिंग स्टार्ट होगी तो इसमें मैक्सिमम हो सकते हैं, इसमें 3 ओनली होंगे, इसमें 4 होंगे और इसमें भी 4 होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा पेयर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो एक पेयर होते ही 4 ही बचेंगे। तो सबसे हाईएस्ट जिसका अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा, कैलकुलेट करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का, है ना, n+2 अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ n क्या है अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। बहुत इजी इजी चीज़ें दी हुई थी, बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें। चलो नेक्स्ट अपन बात करें 13 एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। साफ लिखवाया है मैंने, 2 ही एलिमेंट ऐसे होते हैं फर्स्ट 3D सीरीज के अंदर जो क्या करते हैं फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक तो स्टार्टिंग एलिमेंट एक लास्ट एलिमेंट, और भी होते हैं पर हमें यहाँ पूछा नहीं गया तो हम बात नहीं करेंगे। कौन कौन सा आता है, स्कैंडियम जो कि +3 में होता है और लास्ट होता है जिंक जो कि +2 में होता है। ये दोनों ही एलिमेंट ऐसे हैं जो ओनली एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं शो करते हैं, ठीक है। तो अपना कौन सा है इसमें स्कैंडियम हो जाएगा, ठीक है। टाइटेनियम में 2 होती है, मैग्नीज तो वेरिएबल +2 से +7 है ना, और वेनेडियम +2 से +5, ये सब है ना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, ठीक है। तो इस अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डज नॉट, है ना, ठीक है ये सही है। नेक्स्ट अपन बात करें, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ठीक है। लो कितनी बार बच्चों ने मेरे से ये सवाल पूछा और मैं कितनी बार एनसीईआरटी खोल के बताया बेटा, एक ही ऐसा आइसोमर्स जो डिफरेंट, क्या है, एक ही ऐसा आइसोमर्स जो डिफरेंट नाम से जाना जाता है, बाकी सब इसी से ट्रांस कुछ ना कुछ होंगे, है ना। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो ये एक ही होता है, लिखवाया था डायरेक्ट A3B3 स्ट्रक्चर भी बनवाई थी। कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, इस तरह से ऑक्टाहेड्रल ये, तो ये जब तीनों एक से है ना ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे, ये इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे साइड पे, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, है ना फेसियल, और इसका ये अपोजिट क्या हो जाएगा मेरिडियनल। तो ये MA3B3 एक ही टाइप का आइसोमर्स शो करता है जिसको हम क्या बोलते हैं फेसियल और मेरिडियनल बोलते हैं, ठीक है। तो उससे डायरेक्ट पूछा हुआ है, तो तुम देख पा रहे हो ये एक है ना मोनोडेंटेड लिगेंड, ये A3 और B3, तो पहला ही ऑप्शन इसका आंसर है, बाकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, इसमें वेरिएबल ऑप्शन है भी नहीं अपने पास, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक ही ऐसा होता है जो ये दोनों टाइप के आइसोमर्स शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें विच लिगेंड फॉर्म सिनर्जिक बॉन्ड विद मेटल, सिनर्जिक बॉन्डिंग साफ साफ एक ही एलिमेंट दिया हुआ है जो सिनर्जिक बॉन्डिंग फॉर्म करता है, ठीक है। छोटा सा पेरा दिया हुआ है सिंपल सा। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है, एकदम एक तरह से बैक बॉन्डिंग होती है, जो क्या करती है मेटल कार्बन बॉन्ड को क्या करती है स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है ना। तो कौन हमने है ना बात करी थी कौन बनाता है मेटल्स के साथ सिनर्जिक बॉन्डिंग, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है, तो यहाँ से जो होता है ना ये, तो ये एक सिंगल बॉन्ड बनता है और मेटल क्या करते हैं अपने लोन पेयर को कार्बन के ABMO एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में डोनेट करता है। तो ये जो बैक बॉन्डिंग हुई इससे क्या होता है डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है और बॉन्डिंग छोटी हो जाती है मेटल कार्बन की, ठीक है। इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो सिंपल सी बात है कौन शो करेगा, ओनली CO ग्रुप शो करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हो गया अपना ये। चलो नेक्स्ट अपन बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। 2 ही तो फॉर्मूले दिए थे, डेल्टा T और O का और स्क्वायर प्लेनर का और O का, तो हमने याद करी थी, है ना। अच्छा फॉर्मूला तो याद ही करना पड़ेगा बेटा, इसका तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था मैंने बताया था तुम्हें, स्पोर्ट याद रखना होता है, स्क्वायर प्लेनर की ज़्यादा होती है स्प्लिटिंग एनर्जी फिर ऑक्सीजन की सॉरी ऑक्टाहेड्रल की और फिर टेट्राहेड्रल की। तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ठीक है। अच्छा ये नहीं होगा, ये हो सकता है ना टेट्राहेड्रल की, ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रल ज़्यादा ही है, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, ठीक है। यहाँ से हम बात करें टेट्राहेड्रल क्या होगा कम होगा। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें कुछ याद रखने वाली बात है नहीं, मतलब याद रखने वाली ही बात है, इसमें सोल्व करने वाला ऐसा कुछ है नहीं, है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थ्योरेटिकली थे, बस हमें याद करनी पड़ेगी,
है ना। केमिस्ट्री में फिजिकल के 3 ही चैप्टर हैं जहाँ से कुछ न्यूमेरिकल हमने करे हैं, बाकी तो इतना है ना, सब थ्योरेटिकल चीज़ें दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन स्पीसीज इज मोस्ट स्टेबल, बताओ, बताया था मैंने, ठीक है। कार्बन डोनर स्पीसीज होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उन लिगेंड को देखेंगे जिनके पास कार्बन एटम होगा, और उसके भी पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जो किरेलिटी होता है, हमने बताया हो ना किरेलिटी, किलेटिंग लिगेंड, सॉरी, किलेटिंग प्रॉपर्टी क्या होती है ना, मेटल के साथ रिंग बनाने की। जैसे ही अपना C2O4 है, ठीक है, जैसे अपना C2O4 है, जैसे अपने पास देखो ये एक ऐसा एलिमेंट है जहाँ पर क्या हो रहा है, किलेटिंग हो रहा है। किलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं, अगर 2 से ज़्यादा डोनर साइट है, 2 या 3 से ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जैसे C2O4 ये दो रिंग बनाएगा इसके अंदर। तो ये जो 2 रिंग बन रही है इसको बोलते हैं किलेटिंग लिगेंड, मतलब जो रिंग बनाता है उसको किलेटिंग लिगेंड, और जो फिनोमेना इसको किलेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, मोर इंक्रीज कर देता है, ठीक है। वो कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, और ये एक ही है जो यहाँ पर किलेटिंग लिगेंड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, मतलब किलेशन फॉर्म कर रहा है, रिंग फॉर्म कर रहा है, जो वो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक। चलो अब अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये मैंने अरे 3-4 तरह से बताया था तुमको कि इसमें हमें अलग अलग तरीके से क्या दिया, कभी कंडक्टिविटी दी जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दिया जाएगा, कभी हमें एजिनोथ्री से रिएक्शन करवाई जाएगी, ठीक है। वर्नर्स वर्नर्स ने किस तरह से चीज़ों को कैलकुलेट करा था, वर्नर जो थे उन्होंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और प्राइमरी जो होती है वो डिसोसिएबल होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, उसने साफ बोला है कि CrCl3.6H2O AgNO3 के साथ क्या कर रहा है बेटा, 3 मोल AgCl दे रहा है। इसका 1 मोल क्या कर रहा है, इसका 3 मोल दे रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसके 1 मोल में 3 क्लोरीन होनी भी तो चाहिए, तभी तो 3 मोल AgCl देगा। तो ये 3 क्लोरीन जो है ये क्या हो रहे हैं, AgCl के साथ, AgNO3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो अगर ये तीनों रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर हुए ना। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, H2O6 और 3 क्लोरीन क्या होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए, ठीक है। तो यही हमें बताता है कि तभी ये 3 क्लोरीन दे सकते हैं। जैसे इसमें देखो, इसमें 2 क्लोरीन बाहर दिए हुए हैं, तो ये कितना मोल देगा, 2 मोल AgCl देगा ओनली, ठीक है। ये क्या कर देगा, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। 3 क्लोरीन बाहर है, मतलब ये 3 मोल AgCl दे देगा, ये 1 मोल देगा, ये कुछ नहीं देगा, ठीक है। तो जो अपना आंसर है, सिंपल सी बात है, AgO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, AgCl की PPT फॉर्म करता है, और वो बोल भी रहा है कि 3 मोल AgCl बनेंगे। तो ईजी सा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, ओके, ऑर्गेनिक स्टार्ट हो चुकी है अपने। लगभग 18 क्वेश्चंस ऐसे हैं अपने जो 3 चैप्टर से मिला के आया है, ठीक है। 50 में से 18 मतलब समझ रहे हो 20, ठीक है, लगभग 40% अपना आया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन बात करें, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद डाइक्लोरिन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्राइज FeCl3 गिविंग ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट देंगे। तो देखो क्लोरोबेंजीन पे अगर मैं बात करूं, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, माइनस आई लगाएगा तो ऑर्थो और पैरा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये यहाँ पर प्लस, सॉरी, माइनस आई होता है और प्लस एम डोनर डोनर होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या होगा, और यहाँ पर जब आपने देखा, इसने क्या बोला, क्लोरीन की अनहाइड्रस FeCl3, FeCl3 कैसा होता है बेटा, वीक एसिड होता है, वीक एसिड होता है। तो वो यहाँ से क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल ना बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल। क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करता है, अटैक करता है ऑर्थो और पैरा पे, है ना। ऑर्थो बेटा आता है ना, तो इन दोनों पे क्या होगा, ये अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है इसके इफेक्ट की वजह से। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो करता है, ठीक है। बाकी कोई दूसरी रिएक्शन यहाँ पे होती नहीं है। इसमें भी ज़्यादातर चीज़ें तुम्हें लर्न करनी होती है, ठीक है, और समझनी भी होती है ना। ऐसा नहीं है कि सभी लर्न करने से हो जाते हैं, है ना। अब जैसे ये है, जैसे ये है अपना, विच कंपाउंड विल गिव SN1 रिएक्शन वेरी फास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो SN1 SN2 रिएक्शन कौन देता है, कौन नहीं देता। तो SN1 रिएक्शन की जो रेट होती है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है बेटा, पता है तुमको, किस किस पे करेगी बताओ। SN1 जो होती है
पहला होता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे। दूसरा क्या होता है, लिविंग ग्रुप। जो लिविंग ग्रुप है वो इजीली क्या करे, लीव कर जाए ना, चला जाए। ठीक है, तो देखो तीनों के कार्बोकैटायन कैसे हैं बेटा, टर्सरी कार्बोकैटायन है, ये इस तरह का बन रहा है। अगर लिविंग ग्रुप जाएगा तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, तो कार्बोकैटायन तो सेम है, तो स्टेबिलिटी तो हम यहाँ बात नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे लिविंग ग्रुप की। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सॉरी ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बताओ इनमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा? इसकी साइज बड़ी है ऑब्वियसली, ये इजीली लीव कर जाता है, इसके कंपैरिजन में ये ऑर्डर होता है लिविंग ग्रुप का। तो आई ग्रुप इजीली लीव करेगा, तो ये सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा SN1 रिएक्शन। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, CH3 होगा, क्योंकि ये इजीली क्या करेगा, छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, और ये स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, तो वहाँ से क्या करेगा, SN1 रिएक्शन क्या होगा, सबसे फास्ट हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जिस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हो, 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हो, 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हो, तो बताओ कौन कौन से हो जाएंगे? प्रोपेनॉल बनाओ, एथ मेथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, पहली स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, 2 ब्रोमो और 2 ऑल, ये पहला ही हो गया, सॉरी प्रोपेनॉल बोला, एथ मेथ प्रोप, सॉरी प्रोपेनॉल बोला है। ठीक है, तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे ये प्रोपेनॉल है, ईथ मेथ प्रोप, और 2 ब्रोमो प्रोपेनॉल है। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि इस पे ना ये दोनों तो ग्रुप तो डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, पर ये दोनों सेम है। ये दोनों कैसे हैं, सेम है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा 2 ब्रोमो ब्यूटेन करते हैं, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन में देखो 1 2 3 4, ईथ मेथ प्रोप ब्यूट और 2 ब्रोमो और 1 H, बताओ 2 ब्रोमोब्यूटेन ये बना सकता है। देखो इधर एक मिथाइल ग्रुप है, इधर इथाइल ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन है, इधर ब्रोमीन है। हाँ, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ये इसको क्या बोलते हैं अपन, ठीक है, कैरल सेंटर बोलते हैं। ठीक है ना, तो कैरल सेंटर होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये अपना कौन सा ऑप्शन हो गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, which of the following pair of reactant is appropriate set to prepare 1 methoxy 4 nitrobenzene? चलो इसको बनाते हैं पहले। कैसा कैसा क्या बोल रहा है, क्या प्रोडक्ट बनाना है अपन को, कैसा प्रोडक्ट बनाना है? देखो पेयर reactant are appropriate set 1 prepare set to prepare 1 methoxy 4 nitrobenzene। तो 1 methoxy OSCH3 और 4 नाइट्रो मतलब NO2 बेंजीन, ये बनना चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो कौन सा ग्रुप बनाएगा, तो देखो ये जो होता है इसको बोलते हैं, ये कौन सी रिएक्शन शो कर रहा है, ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये विलियम सन सिंथ है ना, ईथर। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है, जहाँ पर एल्काइल हैलाइड पे क्या करता है, एल्कोक्साइड ग्रुप क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जब अटैक करेगा तो ये जो CH3 है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट जो रिएक्शन है ना इसकी वो कौन सी है, पहले ही रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, पहले ही रिएक्शन अपनी क्या करेगी, ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगी। बाकी ये सभी देखो ऐसा, ये कभी भी हमारे पास क्या नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे इस पर, ये ऐसा है ना, ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये तीनों ही प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, देखो कंपाउंड गिव्स, है ना, कितना अच्छे से बताया गया है ना, कि जितने भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन सारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन पे, रिएजेंट पे, इन्हीं सब चीज़ों पे पूछे जाते हैं, और हमने कितने अच्छे से इनको याद किया है। ठीक है ना, ये सभी चीज़ें पड़ी हुई है। ठीक, बस तुम्हें है ना याद आना चाहिए कि कौन से हम कहाँ पे अरे क्या यूज़ कर रहे हैं और कौन सी रिएक्शन की टाइप है ये। ठीक है, तो इसमें बात करें कंपाउंड की इमीडिएट रिएक्शन विद द मिक्सर। ठीक है, ये जो मिक्सर है ये क्या कर दे रहा है अपन को, कंपाउंड गिव इमीडिएट रिएक्शन विद द मिक्सर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एट ZnCl2 एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो ये कैसा है,
ये जो है, ये रिएजेंट जो है वो क्या करता है बेटा, वो टर्सरी एल्कोहल के टेस्ट को दिखाता है, या प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को टेस्ट को दिखाता है, लुकास रिएजेंट बोलते हैं इसको। तो ये क्या करता है, टर्सरी सेकेंडरी और प्राइमरी एल्कोहल के को डिफ्रेंशिएट करता है। तो टर्सरी एल्कोहल फास्ट रिएक्शन देता है, सेकेंडरी एल्कोहल कैसा देता है, स्लो रिएक्शन देता है, 5 से 10 मिनट लेता है, और ये कोई रिएक्शन नहीं करता रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे जो फास्ट रिएक्शन होगी या सबसे जो इमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा वो किसका बनेगा बेटा, मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ब्यूटेनॉल का। ठीक है, ये जो है इसमें क्या है, ये इस तरह से, ये टर्सरी, ये OH कहाँ जुड़ा हुआ है, टर्सरी कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, इनमें से ये जो होगा सबसे फास्ट देगा, ये प्राइमरी है, ये सेकंड, ये भी प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। ठीक है, तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। इजी रिएक्शन थी, है ना, कितनी बार हमने पढ़ी है। नेक्स्ट अपन बात करें, द कमर्शियल एल्कोहल इज मेड कलर्ड बाय एडिंग। ठीक है, तो कमर्शियल एल्कोहल, कमर्शियल एल्कोहल क्या होता है, कमर्शियल एल्कोहल किसको बोलते हैं अपन, इथेनॉल को बोलते हैं, इथेनॉल को। ठीक है, जिसका अपन क्या करते हैं, डिनेचुरेशन करते हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए, डिनेचुरेशन। और वो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए कॉपर सल्फेट, पिरिडीन और मिथेनॉल, पिरिडीन और मिथेनॉल, ये 3 चीज़ें हैं जो हम क्या करते हैं, इथेनॉल को डिनेचुरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, ये भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में से है। नेक्स्ट अपन बात करें, चलो सब्सटेंस ए, साइक्लोहेक्सोन हेक्सेनोन आइडेंटिफाई द सब्सटेंस। अच्छा, CrO3 एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। साइक्लो CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड क्या है, एक, तो क्या बन रहा है, साइक्लोहेक्सेनोन, ऐसा कुछ बन रहा है। अब देखो बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल क्या होता है, ये बेंजीन रिंग आ रही है, तो ये तो देगा नहीं, फिनॉल, फिनॉल भी नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास तो साइक्लो प्रोडक्ट की फॉर्म बन रहा है। ये इन दोनों में से पॉसिबिलिटी है। अब इसमें से भी साइक्लोहेक्सेन है, तो यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड तो ऐसा कुछ करेगा नहीं, और ये सिंपली क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है अपना, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, जो लास्ट वाला ऑप्शन है जो क्या बता रहा है अपन को, साइक्लोहेक्सेन, सॉरी रिंग में ये नहीं आएगा, तो OH, तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और यहाँ पर क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, तो इसको बोलेंगे अपन साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, तो ये इजी प्रोडक्ट है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ओनली क्या है, ऑक्सीडेशन पे बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगर हम बात करें एस्पिरिन, बताओ एस्पिरिन का फॉर्मूला बताए थे, जो नेमिंग कंपाउंड है उनको याद कर लेना। ठीक है, उसी पे ऊपर है ना, यही सिग्मा और पाई कितने होते हैं, बस नेमिंग हमें याद होनी चाहिए, नेमिंग के क्या बोलते हैं, सॉरी मोलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो बताओ एस्पिरिन क्या होता है, एस्पिरिन, चलो एस्पायरिन क्या होती है बताओ, एस्पायरिन अपनी क्या होती है, बेंजीनिंग पे हाँ, एस्पिरिन क्या होती है अपनी, एस्पिरिन देखो, एस्पिरिन होती है अपनी बेंजीनिंग पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, और एक होता है थॉक्सी ग्रुप C, काउंट करो भाई इस पे। ठीक है, देखो क्या काउंट करोगे, अगर हम काउंट करें इस पे, अगर मैं काउंट करूँ इस पे, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा, देखो बेंजीन रिंग में 3 अपने पास क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, तो सिग्मा कितने हो जाएंगे, एक सिग्मा गिनो ना, हाँ 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए, प्लस हाइड्रोजन, इधर वाले हाइड्रोजन तो गायब हो जाएंगे, तो 4 हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड हो गए। फिर 1 2 3 4, 3 है, 3 है ना, तो 1 2 3 4 4 3 7, प्लस इधर कितने, 1 2 3 4, कितने हो रहे हैं बताओ, 6 4 10, 7 4 11, 10 और 11 कितने हो गए, 21। तो 21 सिग्मा बॉन्ड है, इजी। कितने पाई बॉन्ड है, 3 रिंग में है, 2 बाहर है, तो कितने हो जाएंगे, 5। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 21 सिग्मा बॉन्ड और 5 पाई बॉन्ड। ठीक है,
इजी था। एस्पिरिन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, उसी के बेसिस से हम निकाल सकते हैं, नहीं तो हमें याद नहीं होगा। ठीक है, और कितनी बार याद करवाया है, फिर कितनी बार बोला है इनको याद कर लो। ठीक है, और वही चीज़ें निकल निकल कर आ रही है इधर से। कितनी बार हमने बात करा है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, आईपीसी नेमिंग ऑफ सक्सिनिक एसिड। ठीक है, आईपीसी नेमिंग ऑफ सक्सिनिक एसिड। अब बताओ फिर वापस से, सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी हम इसको कर पाएंगे। बताओ सक्सिनिक एसिड क्या होता है। ठीक है, तो सक्सिनिक एसिड का जो फॉर्मूला आता है वो ये सिंपल सा, 4 कार्बन और दोनों साइड पे क्या होगा, एसिड यार, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड होगा। ठीक है, ये सिंपल है ना, किसका होता है, सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला होता है। और सक्सिनिक एसिड है तो बताओ कितना हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे अपन, ईथ मेथ प्रो ब्यूट, ब्यूट 1,4। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या लिखा है, मीथेन डाइओइक एसिड। तो ये क्या फॉर्मूला हो गया अपना, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ये अपना किसका है, सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला है, सक्सिनिक एसिड का। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, बाय रिएजेंट बेंजाइल एसिडोफिनोन। अच्छा, ये कितनी बार अपने है ना जो प्री बोर्ड्स हुए हैं उसमें कितनी बार ही क्वेश्चन आया हुआ है, एल एसीटोन और सॉरी कीटोन और एल्डिहाइड टेस्ट के बारे में, लास्ट प्री बोर्ड में भी था ये। तो क्या है कि रिएजेंट बेंजाइल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप और एसिटोफिनोन मतलब कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। तो बताओ बताओ तो कौन देता है ये, कौन सा टेस्ट अपना जो था अपना टोलेंस, टोलेंस रिएजेंट। कौन होता है टोलेंस रिएजेंट जो इनके टेस्ट को देता है, बताओ डिस्टिंग्विश कौन होता है, सिल्वर मिलर टेस्ट। सिल्वर मिलर टेस्ट ये टोलेंस टेस्ट जो क्या करता है, ये इसमें से जो ये सिल्वर मिलर टेस्ट है इसमें क्या करता है, एजी को सॉलिड फॉर्म में सिल्वर में फॉर्म कर देता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन ने कितनी बार बताया, टोलेंस रिएजेंट किस तरह से क्या करते हैं, एल्डिहाइड और बेंजीन को डिस्टिंग्विश करने में यूज़ किया जाता है, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा दिमाग का यूज़ कर रहे हैं, बाकी तो नहीं लगता कुछ टफ है। चलो अरे इजी, ट्रीटिंग अ नाइट्राइल विद ग्रिग्नार रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। बताओ, ठीक है, ग्रिग्नार्ड आरएमजीएक्स को अगर हम ट्रीट करें नाइट्राइल से, साइनाइड ग्रुप से, तो सिंपल सी बात है, ये क्या बनाता है बेटा, ये बनाता है अपना ये क्या बनाता है अपना, ये अपना बनाता है, ये आर इधर नहीं आएगा, ये आर इधर आएगा। ठीक है, तो ये जो बनाता है, ये क्या बनाता है, जब ग्रिग्नार्ड के रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं अपन नाइट्राइल ग्रुप से, तो ये सिंपल सा क्या बनाता है अपना, कीटोन फॉर्म करता है। ठीक है, क्या फॉर्म करता है, ये कीटोन फॉर्म करता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये तो इजी इजी कंसेप्ट पे बेस्ड है। चलो नेक्स्ट बात करें, कंपाउंड एज हाईएस्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड एससीएन। एससीएन के टुवर्ड किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो देखो ये किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, देखो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है इसमें से रिएक्टिविटी एससीएन की, इसको साइनाइड टेस्ट बोलते हैं, तो आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। तो बताओ यहाँ पर क्या है ना, अगर हम बनाए तो कीटोन सी डबल बॉन्ड ओ पहला, मिथाइल दूसरा क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एससीएन का अटैक होगा, है ना, अगर हम बात करें SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड ये क्या करता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट है। ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है। तो यहाँ पर जब ये अटैक करेगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बल्किनेस नहीं होना चाहिए, स्टेरिक हैंड्रेंस कम होना चाहिए, डिपेंड उस पर करता है रिएक्शन किसकी होगी। तो देखो इसमें क्या है, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, मतलब दोनों तरफ कैसे ग्रुप है, दोनों तरफ हमारे पास इस तरह से ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएंगे, बल्कि हो जाएंगे ज़्यादा। ऐसे ही तीसरे में क्या दिया हुआ है, डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, तो ये तो और ज़्यादा हाइंडर हो गया। ठीक है, और टर्सरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, ये भी बहुत ज़्यादा क्या हो गया, हिंडर है ना, हिंड्रेंस बढ़ा रहे हैं ना, क्राउडिंग बढ़ा रहे हैं, है ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास, कीटोन ग्रुप के पास। तो इन दोनों तीनों में से तो ये पॉसिबल नहीं, सबसे लेस क्राउडिंग कहाँ पे है, इस साइड पे, यहाँ पे है। तो हमारा जो ये टेस्ट है कौन देगा, है ना, आइसोसाइनाइड टेस्ट जो है कौन देगा, हाईएस्ट रिएक्टिविटी किसकी रहेगी, ओनली एक ही रहेगी। ठीक है, और भी करेंगे पर वो लेस रिएक्टिविटी शो करेंगे। आया क्या समझ में,
आ रहा है समझ में, इजी। चलो नेक्स्ट, कीटोन्स रिएक्ट विद इथाइन ग्लाइकोल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। ठीक है, तो ये तो है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है साफ, क्या दिया हुआ है, कौन सी क्या प्रोडक्ट करता है ये, साइक्लिक कीटल बनाता है। साइक्लिक कीटल इथाइल ग्लाइकोल क्या होता है, ये इथाइल ग्लाइकोल बोलते हैं इसको बेटा। ठीक है, तो ये इथाइल ग्लाइकोल जब कीटोन से रिएक्ट करता है तो सिंपल सी बात है साइक्लिक कीटल फॉर्म करता है, ये है ना। ये रिएक्शन दी हुई है अपने एनसीईआरटी के अंदर, अपन डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं ऐसा। चलो नेक्स्ट अपन बात करें मेजर प्रोडक्ट। अच्छा ये OH ग्रुप, अब देखो ये कैसा है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में क्या बनता है बताओ, एक ही प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा क्रॉस एल्डोल, है ना। तो यहाँ पर तो अल्फा H है नहीं, यहाँ अल्फा H है, तो यहाँ से जो बनता है अपने पास, अगर ये इससे रिएक्शन करेगा तो हमारे पास बेंजेल एसेटोफिनोलिन बनता है। ठीक है, OH क्या करेगा, इस पे यहाँ पर अल्फा H पे अटैक करेगा और ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, बेंजेल एसेटोफिनोन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हम प्रोडक्ट बता सकते हैं कि, है ना, ये रिएक्शन हमने देखी हुई है पहले भी। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कितने आइसोमर्स बनेंगे, आइसोमर्स बनाना हमने सीखा है बहुत बार, कितने हो गए बताओ, आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, C7H9, इसका क्या निकालो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या फॉर्मूला था, C+1 - H/2 + N/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, कार्बन 7+1 - 9/2 प्लस का 1/2, ये कितना आ जाएगा 4.5 प्लस का 0.5, ये बचेगा 4। 8 - 4 कितना हो बेटा 4। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या आ रहे हैं, अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ रहे हैं और इसने बोला क्या गया है कि अंडर को क्या है, डाइजेटाइजेशन। तो डाइजेटाइजेशन कौन देता है, कौन सी रिएक्शंस वो करती है, जो प्राइमरी अमाइन होती है। ठीक है, प्राइमरी अमाइंस जो होती है वो करती है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर 3 तो डबल बॉन्ड होंगे और एक कैसी होगी, रिंग होगी। मतलब ये हमें किसको बता रहा है कि हमारे को एनिलीन, है ना, मतलब ऐसा एक बेंजीन रिंग होगी और उसके साथ क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप होगा और एक NH2 ग्रुप होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें आइसोमर्स, तो इनकी पोजीशंस अलग अलग कैसे हो सकती है, ऑर्थो, मेटा और पेरा। ठीक है, इन जगह पे ये NH3 ग्रुप क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है। तो 3, 1 2 3, 3 तो ये बन गए। चौथा क्या हो सकता है, अमाइन ग्रुप यहाँ अटैच हो जाए ऐसा, तो चौथा ये हो गया। ठीक है, चौथा ये हो गया। पांचवा, पांचवे में क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ दोनों कनेक्ट हो, पर ये कैसा होगा, प्राइमरी नहीं होगा। तो 4 आइसोमर्स जो डाइजेटाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं, तो इसकी जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल अंडरगो डाइजेटाइजेशन, जो क्या कर रहे हैं, डाइजेटाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब प्राइमरी अमीन जो क्या करते हैं, सिंपली डाइजेटाइजेशन रिएक्शन क्या करते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बताओ क्या बनाएगा ये, फेनिल आइसोसाइनाइड, याद है रिएक्शन बताई थी पहले, फेनाइल आइसोसाइनाइड। ये जो है एल्कोहलिक के के साथ क्या बनाता है बेटा, फेनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, H5NC, ये इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, एल्कोहलिक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एंड लिबरेट। तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस, ठीक है, क्या करेगी, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड बेटा देखो, नाइट्रस एसिड क्या होता है, एक वीक एसिड होता है। ठीक है, देखो नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2 होता है, और HNO2 ये है ना एलिफेटिक अमाइंस के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये क्या देता है अपन को, नाइट्रोजन गैस देता है। क्या देता है, नाइट्रोजन गैस। ये कहाँ से बनता है अपना, NaNO2 + HCl से बनता है। ठीक है, HCl से ये जो प्रोडक्ट ये बनता है, और इसकी रिएक्शन जब हम इससे कराते हैं तो नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन गैस हमें क्या मिलती है, इवोल्यूशन के तौर पे मिलती है। ठीक है, डायरेक्ट क्या है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस के साथ। ठीक है, बताया था ये। चलो नेक्स्ट, करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूला
ऑफ पेरा टोल्विन सल्फोनिल क्लोराइड। करेक्ट स्ट्रक्चर पेरा क्या है इसमें, ऑर्थो मेटा पेरा पूछा है तुमसे, बताओ। सल्फोनिल को हमने है ना क्या लिया है, सल्फोनिल ग्रुप को हमने क्या लिया है बेटा, सल्फोनिल ग्रुप को हमने लिया है फंक्शनल ग्रुप के तौर पे। तो देखो इसको फंक्शनल ग्रुप मान लो तो काउंट कर लो, ऑर्थो मेटा पेरा, तो ये तो गलत हो गया। ऑर्थो मेटा पेरा ये भी गलत हो गया, ऑर्थो मेटा पेरा। पर यहाँ पे पूछा है टोल्विन, टोल्विन में क्या होता है बेटा, टोल्विन में क्या होता है, CH3 ग्रुप होता है, ठीक है। तो CH3 ग्रुप होता है, तो ऑर्थो ये भी नहीं होगा, इथाइल ग्रुप है। ऑर्थो मेटा पेरा मतलब मेरे हिसाब से डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि ये टोल्विन भी है और ये सल्फोनिल ग्रुप भी और पेरा पे अटैच है, ठीक है। इजी है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, प्राइमरी अमाइन ऑन द रिएक्शन विद एसिडिक अनहाइड्राइड गिव्स। हाँ ये भी प्राइमरी अमाइन क्या होते हैं, एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं बेटा, सिंपल बताओ, पता था क्या देते हैं ये, प्राइमरी अमीन क्या देते हैं अपन को, ठीक है। तो सिंपल सा हमने इसको याद रखा था, क्या है प्राइमरी अमीन्स क्या देंगे बेटा, प्राइमरी अमीन्स NH2, एसिड अनहाइड्राइड क्या होता है C डबल बॉन्ड O। ये जब रिएक्शन करता है इससे तो क्या बनाता है बेटा, अमाइड ग्रुप बनाता है RNH C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं अमाइड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अमाइड ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है, पढ़े थे अपन ने। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग। बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ बताई थी कि था ना, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हम प्लस माइनस आई पे देखते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था जो कार्बोकेटाइन होते हैं, जैसे बेसिक स्ट्रेंथ पूछी है, बेसिक स्ट्रेंथ में हम क्या देखते हैं बेटा, डोनर। यहाँ पे अमाइन दिया हुआ है, अमाइन क्या एक वीक बेस में काउंट होता है और डिपेंड कितना करता है कि किस किस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग में, ठीक है। तो ये अच्छे से डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, अच्छी स्ट्रेंथ होगी इसकी। अब यहाँ देखो CH3NO2 इधर कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या देगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये क्या करेगा माइनस M इफेक्ट शो करेगा, और ये कुछ इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। तो प्लस आई तो क्या करते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे और नाइट्रोजन क्या करेगा, इजी डोनेट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये खींच रहा है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन में खींच रहा है। और यहाँ पर ये नॉर्मल है, सिंपल, ये क्या करेगा, जितना है उतना दे सकता है। तो सबसे हाईएस्ट डोनर टेंडेंसी होगी वो किसकी होगी, थर्ड की होगी, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट की होगी, फिर सेकंड की होगी। और ये कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, A ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, कि किस तरह से NH2 के ऊपर जो लोन पेयर है उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, प्लस आई वाले हमेशा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और माइनस M वाले क्या करते हैं, इसको डीएक्टिवेट करते हैं, मतलब ये लोन पेयर को क्या करेंगे, कॉन्जुगेशन में ले लेंगे ऐसा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये ऑर्गेनिक का पार्ट खत्म हो गया अपना, थोड़ा अपना बायोमोलिक्यूल्स आ गया, ये भी ऑर्गेनिक का पार्ट है, ठीक है। पर ये ऑर्गेनिक से हट गया, ये थोड़ी केमिस्ट्री में आ जाता है, बायोलॉजी का पार्ट आ जाता है, मतलब बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, ठीक है। विच हार्मोन रिलीज्ड बाय गोनाड, ठीक है। तो ये साफ साफ मैंने बोला था, जो एप्लीकेशन है, जो यूजेज है, हार्मोनल हार्मोन्स के बारे में मैंने बताया था, हार्मोन्स को पढ़ लेना अच्छे से, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने बताया भी था ये एकदम एक्सप्लेन करके तुमको, ठीक है, हर हार्मोन कौन कौन से हार्मोन क्या क्या है ना, किस तरह से रिलीज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, गोनाड क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, मैंने टेबल को कितनी बार याद करवाया था और कितनी बार इस पर क्वेश्चन भी आया है, अभी लेटेस्ट लास्ट सेकंड प्री बोर्ड, थर्ड प्री बोर्ड था, उसी के अंदर ये क्वेश्चन था, सॉरी ये क्वेश्चन था। तो बताओ कौन सा ऐसा है जो डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कन्वर्सन डिजीज, कौन बताएगा, राइबोफ्लेविन B12, ठीक है, इजी। चलो ये बोला, ये भी अपने पॉलीमर का क्वेश्चन है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन कैसा होता है, अमाइलोज, अमाइलोज कैसा होता है बताओ, अमाइलोज कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होती है, और ये कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। ये वो पानी में क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, और ये कैसा होता है, पानी में सोल्यूबल होता है। बताया था, डिफरेंस याद कर लेना, इजी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट क्या है, ग्लूकोज डज नॉट गिव द रिएक्शन विद, हर 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 टेस्ट, जितनी भी बार बायोमोलिक्यूल्स मैंने दिया है, जितनी भी बार मैंने बायोमोलिक्यूल्स का है ना तुम्हें चैप्टर दिया था, उतनी बार ये मैंने पूछा है तुमसे, और कितनी बार तुमने लिखा है, ठीक है, एकदम रटवा याद है तुमको, ठीक है, आराम से ये कर लिया होगा अटेम्प्ट। तो अगर मैं बात करूँ इस पर, तो बताओ कौन है ऐसा जो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन नहीं करता। अच्छा ये नहीं पता तुम्हें, ये तो बता सकते हो कि कौन सा ऐसा है जो रिएक्शन करता है। तो हमने बात करी थी ये, ठीक है, ये
ये एसिटिक है ना, टेट्राएसिटेट बनाता है, ये ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, ये सेकेरिक एसिड बनाता है, ठीक है। बट ये कोई रिएक्शन शो नहीं करता, किसके साथ? ग्लूकोज के साथ। ओके, चलो नेक्स्ट। सॉरी, ये ऑक्सिजन बनाता है, ठीक है ना। विच टाइप ऑफ द सॉल्यूशन इज केम्फर इन नाइट्रोजन? कितना इजी एग्जांपल है, केम्फर इन नाइट्रोजन। बेटा बोल रहा है केम्फर कैसा होता है बेटा, या तो सॉलिड होता है या गैस होता है। पर ये इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड फेज में ही होते हैं, ठीक है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड फेज में होते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये सॉलिड इन नाइट्रोजन गैस है, एक सॉलिड इन नाइट्रोजन गैस का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। Maximum amount of a solute that can be dissolved in a specific amount of a given liquid solvent does not depend upon। अच्छे से बताया था, सोल्यूबिलिटी है ना, लिक्विड सॉल्यूशन का चैप्टर है, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन उसका क्वेश्चन है। तो वहाँ पर हम बात करें तो ओनली गैस की सोल्यूबिलिटी क्या करती है, अफेक्ट करती है लिक्विड्स में, किसके? प्रेशर, टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर तो डिपेंड सबकी करती है। पर जो प्रेशर है ओनली वो किसको इफेक्ट करता है? गैस इन लिक्विड को, क्योंकि जैसे जैसे हम गैस पे प्रेशर बढ़ाएंगे जो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। किसको इफेक्ट नहीं करता है? तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सोल्यूट है, सॉलिड को मैंने पानी के अंदर डाला और वो इस तरह से डिजोल्व हो गया, ठीक है। अब तुम इस पे प्रेशर बढ़ाओ तो तुम्हें भी पता है कि मैं कितना प्रेशर बढ़ाऊँ तो सॉलिड और लिक्विड कभी भी कंप्रेस नहीं होते हैं। अगर कंप्रेस नहीं होंगे तो उनकी सोलिबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि कोई भी जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट और नेचर पे हमेशा डिपेंड करेंगे, नॉन पोलर में, पोलर में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता सॉलिड इन लिक्विड के केस में, ओनली गैस इन लिक्विड के केस में भी नहीं होता, ओनली लिक्विड इन गैस इन लिक्विड के केस में ही इफेक्ट करता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड करता है और टेम्परेचर तो एक है ना क्राइटेरिया है जो सभी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें जो अपना आंसर है वो प्रेशर होगा जो इफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अरे यार चलो, ओके, ये अपना लिक्विड सॉल्यूशन का पार्ट है। तो लिक्विड सॉल्यूशन का पार्ट है, चलो लिक्विड सॉल्यूशन का पार्ट है। तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या दिया बेटा, मैंने फॉर्मूला बताया था तुमको, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको आई से याद करो, सिंपल सी बात है। इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आर टी। हमें सब दिया हुआ है, फॉर्मूला यूज करना है, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर का यूज करना है सबसे, ठीक है। तो मोल्स अगर हमें निकाले तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू वी, आर टी नीचे आ जाएगा और आई भी नीचे आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कितने मोल्स आ जाएंगे बताओ। पाई कितना दिया है 0.75, अभी वॉल्यूम कितना है 2.5 डिवाइडेड बाई 2.47 और क्या दिया है अपन को 300, टेम्परेचर 300 और आई की वैल्यू दी है और क्या है टी, आर की वैल्यू 0.082। देखो इसको 2.47 है, ये मतलब लगभग कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 25, 2 जीरो इसके, 3 जीरो इसके और 2 जीरो इसके, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 3 से ये 25 बार, ये 10 बार, 2 बार, 5 बार, 5 डिवाइडेड बाई 4 16। कौन सा आंसर है बताओ, 16×3 0.03, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेटर की हेल्प से निकालना है, बस फॉर्मूला में याद होना चाहिए, एकदम रटवा याद है और वो तो ठीक है। तो ऑब्वियसली ये अच्छा है, ठीक है ना, इजीली कर लिया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत आती नहीं है बच्चों को। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सर, बताओ कौन सा डेविएशन को शो करता है, डेल्टा एच मिक्सिंग बताया 10 बार, कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आइडियल नॉन आइडियल का डिफरेंस क्या होता है, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, तो बताओ क्या होगा। तो डेल्टा एक्स मिक्सिंग कैसा है, नेगेटिव डेविएशन को शो करता है। नेगेटिव डेविएशन क्या होता है बताया था, इसके कैसे एग्जांपल हम कैसे पहचानेंगे, याद रखना भी इजी था है ना, ऐसे तो ये एनसीईआरटी का ही है। पर अगर हम बात करें जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वहां पर क्या करते हैं बेटा, नेगेटिव डेविएशन होता है। और नेगेटिव डेविएशन क्यों होता है, क्योंकि मोलिक्यूल्स के बीच में, सॉलिड और सॉल्वेंट के मोलिक्यूल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने के कारण नेगेटिव डेविएशन शो करता है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो मेरे हिसाब से जो पहला एग्जांपल है जहां पर CH Cl3 और CH3C डबल बॉन्ड और CH3 के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जो कि किसका एग्जांपल है, एक नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा है, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 47 में क्या दिया है बेटा, फ्रीजिंग पे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। 47 क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओ, क्या है इसमें, सिंपल दिया हुआ है एच एक्स, उसने क्या बोला है 0.1 मोलिटी दी हुई है एक सोल्यूशन की वीक एसिड, फ्रीज एट 0 पॉइंट आई पूछा है भाई, सिंपल सी बात क्या है, क्या फॉर्म में होता है अपना, डेल्टा TF IKFM। कितने इजी क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लगता इतने इजी क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्या दिया है इसमें,
डिक्रीज है ना, फ्रीज कितना में हो रहा है माइनस पे, तो पानी से गर्म, ठीक है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.205, है ना। आई अगर हमें निकालना है तो के एफ 1.86 दिया है, मोलिडिटी कितनी है 0.1, ठीक है। तो अगर मैं आई निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा 205 1.86.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये 2 पॉइंट और एक 3 पॉइंट से कैंसिल, 180 205 डिवाइडेड बाई 186 कर लो, 18 1.10, क्या आंसर आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो इजी है, आई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आराम से निकाल सकते थे, इसमें कुछ था नहीं ऐसा। चलो नेक्स्ट। ओ ये क्वेश्चन भी लिक्विड सॉल्यूशन का काफी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार मैंने देखा है इसको, कितनी बार तुम्हें पूछा गया है ये, ठीक है, 6-7 क्वेश्चन है शायद एनसीईआरटी का, ठीक है। अभी लास्ट क्लास में मैंने शायद पूछा था 11th वाले 12th वाले बच्चों से जो नए बैच में आए, ठीक है। तो क्या है इसका बताओ, सिंपल सा, 200 ग्राम का 10% हमने लिया, कितना है 20, 300 ग्राम का हमने 20% लिया, कितना है 60, टोटल कितना हुआ 80, टोटल इधर इनिशियल कितना हुआ 500 इंटू 100, तो कितना परसेंट सोल्यूशन बना 5 36, तो 16% जो है वो क्या बनेगा, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन, तो कितना आएगा बेटा 60% आएगा, ठीक है क्या। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, अरे यार ये लो, इसने बोला फॉर विच ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट फॉलोइंग इक्वेशन इज एप्लीकेबल, बेटा कुछ नहीं है इसमें, देखो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो इक्वेशन है ये सिंपल सी मोलर कंडक्टिविटी विद लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, y बराबर c माइनस एम एक्स, y बराबर c माइनस का एम एक्स, ठीक है, कंसंट्रेशन वर्सेस ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वीक बेस, वीक एसिड, सॉरी वीक, हाँ वीक एसिड और वीक एसिड, तीन चीजें वीक है, और ये जो वीक के लिए कौन सा ग्राफ आता है, ये ऐसा आता है, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, मतलब ये जो है ये क्वेश्चन है जो किस इलेक्ट्रोलाइट को फॉलो करती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही हम क्या कर सकते हैं, लेमडा नॉट एम की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, मतलब फाइंड कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, बाकी हम वीक के लिए फाइंड नहीं कर सकते, तो इसका ग्राफ कैसा आता है, ऐसा बताया था मैंने, इसको लास्ट में ऐसे इंक्रीज करेंगे तो ये यहाँ पर क्या बताएगा, लेमडा नॉट एम अंडर रूट सी का ग्राफ है ये, समझ रहे हो क्या। चलो तो ये इजी ग्राफ था, कितनी बार लिखा है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हमने पढ़ा है इसको, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है अपना, ठीक है, ये भी इजी था, ठीक है। क्या है इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ओनली, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मतलब है ना, और थिंक करने वाले क्वेश्चन नहीं है। इसने बोला है कि रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसका रेट कांस्टेंट हमें दिया हुआ है, बताओ रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, के की वैल्यू कितनी है 3.92 इंटू 10⁻15, और पूछा ई नॉट फॉर द दिस रिएक्शन, बताओ रिलेशन क्या था ई नॉट का बेटा, ई नॉट सेल क्या था माइनस का 2.303 आर टी लॉग 3.92 इंटू 10⁻15, तो आराम से निकाल लेंगे, शायद इसका आंसर मेरे को पता ही है आएगा, और ये भी क्यों करना है अपन को, अरे यार इजी और इजी बना सकते हैं अपन को, तो पता है ना ए नॉट क्या होता है, माइनस का 0.06 एन लॉग 3.92 इंटू 10⁻15, लॉग वैल्यू तो कैलकुलेटर से सोल्व कर लियो, हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट 4 मान लो, तो लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6 प्लस में लॉग 15.6, तो ये आ गया लॉग में, और ये कितना है 2 दिया हुआ है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 0.03 15.6, सीधे 18 5 से 15 16 1 3 1 4 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो बेटा मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर था, है ना, हमने कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको है ना कितनी ही बार सोल्व किया है, और कितनी बार पेपर में बार बार पूछे गए हैं, बहुत बेसिक कंसेप्ट पे पूछे गए, ठीक है। तो बहुत अच्छा पेपर था, मेरे को उम्मीद है कि सबका अच्छा गया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, अगली बार नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। आप सबको थैंक यू।